हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर 66। दोस्तों इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में सारी नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा, 18 से विभक्त नहीं है। मतलब इन चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं है या जिसमें 18 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अगर दोस्तों हम एक एक करके इन संख्याओं में 18 का भाग दें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर एक एक करके हम 18 का भाग दें तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा और हमें क्या करना है, एग्जाम की दृष्टि से टाइम बचाना है। इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि 18 के सहभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। मतलब 18 के ऐसे टुकड़े करो, 18 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणनफल क्या हो 18। जैसे 1 गुणा 18 क्या होता है 18, 2 गुणा 9 क्या होता है 18। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 3 गुणा 6 बराबर 18। लेकिन हमें क्या करना, 18 के ऐसे गुणनखंड करने या जो सहभाज्य मतलब दोनों जो अंक होते हैं वो एक दूसरे से ना कटे। 18 के ऐसे गुणनखंड करने जो क्या हो सहभाज्य गुणन। मतलब 18 के हमको क्या करना है, सहभाज्य गुणनखंड करने। जो सहभाज्य मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो आपस में किसी से नहीं कट रही हो। जबकि देखो 3 और 6 क्या 3 से कट रही हैं दोनों, तो ये क्या सहभाज्य गुणनखंड नहीं होगा और इसे तो हम लेंगे नहीं। तो 18 के सहभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणा 9 मतलब 2 और 9। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी संख्या देखनी है, 2 और 9। ऐसी संख्या देखो जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 9 का भी भाग चला जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम 2 का। तो इसमें इकाई अंक 6 2 से विभाज्य, इसमें इकाई अंक 6 है तो ये भी 2 से विभाज्य, इसमें 6 तो ये भी विभाज्य। लेकिन इसमें क्या है 3, मतलब विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो उसमें क्या होता है, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जब 2 का भाग नहीं जाता तो 18 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं होगा। तो ऑप्शन में आंसर क्या आ जाएगा, डी 64,043। क्या है, 18 से विभक्त नहीं है। क्यों, क्योंकि यह कैसी संख्या है, विषम संख्या है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 67। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्ण से क्या विभक्त होगी। दोस्तों इसमें क्या दे रखा कि ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी संख्या जो 24 से पूर्ण से विभक्त होगी, अर्थात कौन सी ऐसी संख्या जिसमें 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो हमें क्या करते हैं, 24 के सहभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 24 के सहभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 8, 8 या 24। सहभाज्य गुणनखंड मतलब दोनों संख्या किसी से नहीं कट रही, होने को इसको गुणनखंड 2 गुणा 12 भी है, लेकिन क्या है ये भाज्य गुणनखंड है। अब हमें कैसे लेने, सहभाज्य। तो सहभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 8। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी पूरा भाग जाए और 8 का भी पूरा भाग जाए। तो दोस्तों 3 का भाजकता का नियम हमें पता है, क्या होता है कि अंकों का योग करने पर जो योग आता है वो किससे विभक्त होना चाहिए, 3 से विभक्त होना चाहिए। और 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि लास्ट के 3 अंक या इकाई दहाई या सैकड़ा के 3 अंक 8 से विभक्त होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभक्त होगी, 8 से विभक्त होगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 3 का भाजकता का नियम लगाएंगे, थोड़ा लंबा पड़ता है। तो पहले हम किसका लगाते हैं, 8 के भाजकता का नियम लगाते हैं। 8 के भाजकता का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंकों में या इकाई दहाई सैकड़ा क्या होना चाहिए, 8 से विभक्त होनी चाहिए। तो पूरी संख्या किससे विभक्त होगी, 8 से। तो 8 का भाग हम किस में देते हैं, 718 में। तो 8 उठी 64, यहाँ कितना बचा 7
8 उतारा, 8 नाम 72। तो यहाँ तो बच रहा है शेष पर, मतलब यह संख्या तो क्या 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, तो ये किससे 24 से विभक्त नहीं होगी। सेकंड बात करते हैं हम 810 की। 8 एकम 8, 10 उतारा, 8 एकम 8। तो दोस्तों ये भी संख्या क्या 8 से विभक्त नहीं है, तो ये भी 24 से विभक्त नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी, तो 804 में किसका भाग दिया 8 का, 8 एकम 8, 0 0 उतारा, 0 में भाग दिए, फिर शेषफल कितना बचा 4। तो ये भी क्या होगा 8 से विभक्त नहीं होगी, 8 से विभक्त नहीं होगी। तो हम बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसमें क्या देते हैं 8 का भाग देते हैं, 8 नाम 72, 1 बचा, 8 दूनी 16। तो यह संख्या क्या 8 से पूर्णतः विभक्त है। अगर यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है तो यह संख्या किससे पूर्ण तरह विभक्त होगी, 24 से भी पूरी तरह विभक्त होगी। अगर हम 3 का नियम लगा के देखें तो इसमें 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 5 11 और 7 18, 3 21 और 6 27। यह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है और 8 से भी पूर्णतः विभक्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया हुआ है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों कि कोई ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका प्रत्येक अंक क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है, तो हमें क्या पूछा हुआ है संख्या बतानी। तो दोस्तों 7 का भाजकता का नियम मैंने आपको बताया था। 7 का भाजकता का नियम होता है यदि एक अंक की पुनरावृत्ति, यदि एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, यदि एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, 2 अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो 3 बार, तथा 3 अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार हो 2 बार हो, तो वह संख्या किससे विभक्त होगी 7 से विभक्त होगी। 7 का जो भाजकता का नियम मैंने बताया था वो बताता है कि यदि एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, 2 अंक की पुनरावृत्ति 3 बार हो, तथा 3 अंक की पुनरावृत्ति कितने बार हो 2 बार हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों अगर आपको भाजकता के नियम नहीं आते तो मैंने भाजकता के नियम से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों 7 के भाजकता के नियम में क्या फर्स्ट बार क्या कर, यदि एक अंक क्या दे रखा हमें प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो, तो एक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार होनी चाहिए, मतलब जो 3 वाला अंक है वो कितनी बार आना चाहिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होगी, मतलब जो हमारा अंक है वो है 3 जो अंक है वो कितनी बार होना चाहिए 6 बार होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी, मतलब 7 से गुणनफल करने पर, 7 से किसी संख्या को हमने गुणनफल करा, माना वह संख्या x है, 7 को किसी संख्या से गुणनफल करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। माना 7 को x से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ इतना, तो वह संख्या मतलब x का हमको क्या करना है मान ज्ञात करना है। यह 7 गुणा में इधर जाएगा पक्षांतरण करने पे, तो किस में हो जाएगा बटे में, बटे 7। तो 7 का भाग क्या करते हैं हम इसमें, 7 का भाग देते हैं, तो 7 का भाग देते हैं हम इसमें, 7 का भाग दिया, 7 चक्को 28, 5 53, 7 7 49, 4 7 6 42, 7 9 63, आंसर क्या है 0। तो संख्या क्या प्राप्त होगी हमें 47,619। मतलब ऐसी संख्या जिससे 7 से गुणनफल करने पर, इन दोनों को गुणनफल करने पर प्रत्येक अंक क्या प्राप्त होगा हमें 3 3 3 प्राप्त होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आंसर आ गया 47,619 आंसर। दोस्तों अब बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया हुआ है कि 1 से 200 तक के पूर्णांक जो 2 व 3 से विभक्त हो, मतलब हमें
1 से लेके 200 तक के ऐसे पूर्णांक बताने जिसमें 2 का भी पूरा भाग जाए तथा 3 का भी पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो हमें जो संख्या दी हुई होती है उनका क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। जैसे 2/3 का भाग देना है हमें 200 में, तो 2/3 का क्या लेते हैं हम, एलसीएम। 2/3 का एलसीएम क्या आता है, 6। मतलब 1 से 200 तक के बीच की ऐसी संख्या जो 2/3 से विभक्त हो वो क्या है, 6 से भी पूरी तरह विभक्त होगी। 1 से 200 तक की जो संख्या हो वो 2/3 से विभक्त होने के साथ साथ किससे विभक्त होगी, 6 से। तो 200 में हम क्या करते हैं, 6 का भाग दे देते हैं। 200 में हम क्या देते हैं, 6 का भाग। 6 तिया 18, 2 बचा 0, 6 तिया 18, शेषफल बचा 2। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 2/3 से विभक्त होंगी, तो 33 संख्या। 33 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2/3 से विभक्त होंगी, क्योंकि 2/3 का लय से क्या आता है, 6 से विभक्त होने वाली संख्या 33 है। तो ऐसी संख्या जो 1 से 200 तक की होती है वो कितनी होती है, 33 है, जो 2/3 से पूर्णतः विभक्त होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 की। दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया हुआ है कि एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेष फल जो बचता है वो बचता है 1। यदि भागफल में 5 का भाग दें तो शेषफल बचता है 3। यदि इस संख्या को 65 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों हमें पहली बात तो कोई भी संख्या नहीं दी गई है कि कौन सी संख्या में भाग देना, सिर्फ कहा गया 13 से भाग दें तो शेषफल 1 बचता है। तो दोस्तों जैसा जैसा हमें क्वेश्चन कहता गया वो हम लिख देते हैं, जो क्वेश्चन में हमें कहा गया वो ही हम करते चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या, हमें संख्या मालूम नहीं है तो हम खाली छोड़ते हैं, में 13 का भाग देंगे, 13 का भाग देते हैं तो शेषफल बचता है हमारे पास 1। एक संख्या कोई उसमें 13 का भाग देते हैं तो शेषफल बच रहा है 1। यदि भागफल प्राप्त होता है हमें नीचे, भागफल में 5 का भाग दें, जो इससे भागफल प्राप्त होता है उसमें 5 का भाग दें तो शेषफल बचता है हमारे पास 3। तो उस संख्या में, तो इस संख्या में 65 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें संख्या ज्ञात करनी कि संख्या कौन सी है। तो दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो नीचे भागफल के रूप में हमेशा क्या मानते हैं, 1। जब भागफल किसी संख्या में नहीं दिया हुआ हो तो भागफल के रूप में हमेशा 1 लिखते हैं। सबसे पहले 5 को 1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ, 8। अब देर देखो 5 का भाग 8 में दिया तो एक बार भागफल 1 और शेष हमारे पास 3 बच रहा। इसी तरह 13 को 8 से गुणा करते हैं तो 13 को 8 से गुणा करा, 13 × 104, 13 × 104। 13 को 8 से गुणा करा, 13 × 104। 104 में हम क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं तो आंसर क्या आ गया, 105। तो जो हमारी संख्या है वो कितनी प्राप्त हो गई, 105। कौन सी संख्या प्राप्त हो गई हमारे, 105। अब क्या कह रहा है, जो इस संख्या है इसमें 65 का भाग दें, 105 में 65 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो 105 में हमने किसका भाग देना है, 65 का भाग देना। 65 का भाग गया एक बार, 0, 4, तो शेषफल क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुणा कर के गुणनफल को 9 से भाग देते हुए जो भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन को देखकर हमें घबराना नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है ओके वो ही हमें क्या करता है, लिखते हुए चलना है। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 7 जोड़कर। दोस्तों हमें संख्या पता नहीं है, पहली बात तो हमें संख्या पता नहीं है तो हमने माना वह संख्या x है। किसी संख्या मतलब x में 7 जोड़कर, तो हमने 7 को जोड़ दिया। किसी संख्या में 7 जोड़कर मतलब x में 7 जोड़कर जो योग है, योग हमारा आ गया x + 7 को 5 से गुणा करके, इसको किससे गुणा कर देते हैं हम, 5 से गुणा करके। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कि वही हम क्या करते हैं यार, लिखते हुए चलते हैं। 5 से गुणा करके गुणनफल को, जो इन दोनों का गुणनफल है x + 7 का और 5 का, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। ये पूरे गुणनफल को किससे भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं। तो जो भागफल आता है, इन दोनों में से जो भागफल आता है उसमें से क्या घटाते हैं हम, 3 को
घटाते हैं, इसको 3 भागफल में से 3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 12 शेष बचता है। इसमें से जो गुणनफल भागफल में से 3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है। तो शेषफल क्या होगा? तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। दोस्तों यहाँ 3 क्या है? माइनस में दिया हुआ है, तो पक्षांतरण करने पर 3 किस में पहुंच जाएगा? प्लस में। 12 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया? 15। 3 यहाँ से यहाँ गया प्लस में, 12 में 3 जोड़ा 15, x प्लस 7 गुणा 5। दोस्तों ये 9 किस में है? बटे में है। यहाँ से पक्षांतरण करने पर यहाँ जाएगा तो किस में जाएगा? गुणा में। पक्षांतरण करने पे यहाँ गया तो किस में जाएगा? गुणा में। दोस्तों 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 से 15 को काटे, 5 तिया 15, तो x प्लस 7 बराबर 3 को 9 से गुणा करा, 9 तिया 27, x प्लस 7 बराबर क्या हो गया? 27। दोस्तों प्लस 7 है, इधर क्या प्लस 7, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 27 प्लस है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। 27 माइनस 7 तो 20। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे? 20। तो शेषफल हमारा क्या हो गया? 20। दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 72 नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप ऊपर पढ़ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल बचता है हमारे पास 2। किसी संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल बचता है 2, तथा जो भागफल आता है उसमें 5 का भाग देने पर पुनः शेषफल क्या बचता है? 3 बचता है। जो भागफल आता है उसमें 5 का भाग देने पर क्या बचता है? शेषफल 3 बचता है। तथा जो भागफल आता है उसमें 6 का भाग देने पर शेषफल पुनः क्या बचता है? 5 बचता है। तथा अंतिम जो भागफल दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 7। अंतिम जो भागफल दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 7। अंतिम भागफल 7 दे रखा। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ जो संख्या आएगी उस संख्या को हमको निकालना है। दोस्तों इस तरह के सवाल किस प्रकार करते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले गुणा करते हैं। 6 सत्ते 42, 42 में हमने 5 जोड़ा तो कितना आया? 47। 47 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 47 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 सत्ते 35, 5 चक्कू 20 और 3 23, 235। 235 में क्या जोड़ते हैं हम? 3। तो 235 में हमने 3 जोड़ा तो क्या आ गया? 238। अब क्या करते हैं हम? 238 को किससे गुणा करते हैं? 4 से। 238 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। 238 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से। तो 4 से गुणा करा हमने, 4 × 32, 4 तिया 12, 12 × 3 15, 4 दूनी 8 और 1 9, 952। 952 में हम क्या जोड़ते हैं? 2 और ऐड करते हैं तो क्या आ गया? 954। तो दोस्तों संख्या हमारे पास क्या आ गई? संख्या आ गई हमारे पास 954। तो आंसर क्या होगा? 954। दोस्तों हमसे क्या पूछी थी? वह संख्या पूछी थी, तो संख्या क्या आ गई हमारे पास? 954। ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया हुआ है? 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर क्रम से 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो उस संख्या का क्या माध्य पूछा। दोस्तों हमें पहले तो बताओ, कोई भी संख्या हमें दी नहीं हुई, 4 प्राकृत संख्या पूछ रहा है। 4 प्राकृत संख्या हमें कोई दी नहीं हुई और उन संख्याओं का योग दिया। तो दोस्तों हम प्राकृत संख्या माने, हमने प्राकृत संख्या माना A B C D। 4 प्राकृत संख्या हमने मान ली A B C D, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 प्राकृत संख्या, तो हमने 4 प्राकृत संख्या A B C D मान ली। इस प्रकार इन्हें जोड़े की 3-3 करके जोड़ने, मतलब ये 4 प्राकृत संख्या, इनको 3-3 करके जोड़ते हैं तो क्रम से पहले जोड़ा A प्लस B प्लस C। हमसे क्या करा? 3-3 करके जोड़ना, मतलब इन 4 प्राकृत संख्या उनमें से केवल 3 ही को क्या है? एक बार में जोड़ना है। पहले क्रम से कितना प्राप्त होता है 3 संख्या को जोड़ने पर? 180। दोबारा अब देखो दोस्तों A हटाया, बचा क्या?
बी प्लस सी प्लस डी 197। दोस्तों ए बी हटा, यहाँ से क्या सी डी और डी के बाद में दोबारा ए बराबर 208। नेक्स्ट का बात करेंगे हम, सी को हटाया यहाँ से, डी ए बी बराबर 222। दोबारा समझे दोस्तों, जो चार प्राकृत संख्या उनको हमको कैसे जोड़ना, तीन तीन करके जोड़ना। तो हमने पहले जोड़ा ए बी सी, क्रम से ए बी सी बराबर 180, दोबारा जोड़ा बी सी डी, मतलब आगे का ए हटाया बचा बी सी डी बराबर 197। फिर ए बी को हटाया सी डी और ए, फिर डी ए बी बराबर 222। इन चारों प्राकृत संख्याओं का तो पहले हमें क्या करना है, योग करना है, क्योंकि इन चारों संख्या का क्या करना है, जोड़ने पर। दोस्तों इन चारों को जोड़ते हैं हम, ए कितने ए हैं, 3a प्लस बी और बी, 3b प्लस सी 3c प्लस डी 3d बराबर, इनको जोड़ा 7 8 15 और 2 17 की 7, 8 1 9 9 9 18 18 2 20 का 2 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8। इनका योग करने पे आ गया 807 और इनको जोड़ने पे आया 3a 3b 3c 3d। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807 में यहाँ गुणा में यहाँ जाएगा तो बटे में 3 का भाग देते हैं हम, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 6 18, 2 बचा 3 नाम 27। मतलब इन चारों संख्याओं का जो योग है वो योग क्या आ गया हमारे पास, 269। ए बी सी डी मतलब चारों संख्याओं का योग तो आ गया 269, लेकिन हमें योग नहीं पूछा, इन चारों संख्याओं का क्या पूछा, माध्य पूछा है। तो चार संख्या 1 2 3 4, जब भी हम किसी भी संख्या का माध्य निकालते हैं तो जितनी संख्या हमें दे रखी होती है उसी का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चार संख्या 1 2 3 4, तो हम किसका भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग हमने 26 में दिया, 4 छिक्की 24, 2 बचा 29, 4 सत्ते 28, 1 बचा 1 सही 1/4। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 67 सही 1/4। ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया हुआ है कि 3 अंकों की एक संख्या 4a3 को 3 अंकों की दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। तो 3a प्लस 4b क्या होगा। तो दोस्तों जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम सबसे पहले वैसे के वैसे लिखते चलते हैं। जैसे 3 अंकों की एक संख्या है, 3 अंकों की एक संख्या दे रखी है 4a3 को दूसरी 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने पर, तो दूसरी 3 अंकों की संख्या कितनी दे रखी है, 984 में क्या करना है, जोड़ने की कहा है इसने, जोड़ने पर। तो हमने जोड़ दिया तीनों अंकों की संख्या को। जोड़ने पर एक 4 अंक की संख्या क्या प्राप्त होती है, 13b7। तो 4 अंक की जो संख्या प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 13b7, जो कि ये संख्या है वो किससे विभक्त है, 11 से पूर्ण से विभक्त है। जो 13b7 संख्या आई है वो किससे पूर्ण से विभक्त है, 11 से पूर्ण से विभक्त है। तो 11 के भाजकता के नियम से, 11 के भाजकता का नियम, 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है, सम स्थानों तथा विषम स्थानों का जो अंतर अगर समान है तो उसमें 11 का पूरा भाग जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले मैंने 11 भाजकता से संबंधित भविष्य क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो क्या करना है हमें, 13b7 में 11 का भाजकता का नियम लगाए, एक अंक को छोड़कर एक अंक, तो 1 प्लस b बराबर इन दोनों को छोड़ के 3 प्लस 7, b प्लस 1 प्लस b बराबर 10। तो b बराबर कितना आ गया, यहाँ प्लस है
इधर गया तो -10 में से 1 गया तो 9, तो b का मान आ गया हमारे पास 9। तो ये b का मान क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। b का मान क्या आ गया, 9 आ गया। तो दोस्तों हमें a का मान ऐसी संख्या रखनी है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 9 आ जाए। माना हमने a का मान 1 रखा, a की जगह पे 1 रखते हैं तो 8 और 1 कितना होता है, 9, 3 और 4 7, 8 और 1 9। तो a का मान क्या आ गया हमारे पास, 1, और b का मान क्या आ गया हमारे पास, 9। a का मान आ गया तथा b का मान आ गया। दोस्तों a और b के मान आ जाने पर हमें पूछा क्या है कि 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। a का मान हमारे पास आ ही चुका है, b का मान हमारे पास आ गया, तो क्या करना है, a के स्थान पर a का मान प्लस b के स्थान पर किसका मान रखें, b का मान क्या है, 9, बराबर हमें क्या निकालना है, आंसर। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3, प्लस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करा 36, तो 36 और 3 क्या हो गया, 39, 39। ये क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 की। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया हुआ है, कि दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या को 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। माना हमारी संख्या a तथा b, इसमें क्या कह रहा है, पहली संख्या को 2 बार, तो पहली संख्या है a तो इसको 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या को तो 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार क्या करा जाए, जोड़ा जाए, तो योग 100 प्राप्त होता है। तो इनका योग है वो कितना प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। आगे क्या कह रहा है, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को कितनी बार, 2 बार जोड़ा जाए, तो जो योग है वो कितना प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। तो हमें पूछा क्या है कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन हमें दिया उसी तरह हमें करते चलना। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ऐसी संख्याएं हैं, दो ऐसी संख्याएं जिसमें पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर योगफल हमें 100 प्राप्त होता है, तथा दोबारा पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योगफल 120 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमें पूछा क्या कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इन दोनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समीकरण को हल करते हैं। माना इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानते हैं। दोस्तों a को बराबर करने के लिए या तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, और इसे किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 से, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a। तो हमारे पास आराम से b का मान आ जाएगा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से गुणा करा 3 दूनी 6a, प्लस 3 को 3 से गुणा करा 9b, प्लस 3 को 100 से गुणा करा तो 300। ये क्या होगा, समीकरण 3। अब इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करना, 2 से, तो 2 को 3 से 6, प्लस 2 को 2 से 4b, बराबर 2 को 120 से 240। ये क्या होगा, समीकरण 4। अब दोस्तों इस समीकरण को हम आसानी से हल कर सकते हैं तथा जिससे a तथा b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों पहले समीकरण में से हम दूसरे समीकरण को क्या करते हैं, घटा देते हैं। पहले समीकरण में से मतलब समीकरण 3 से समीकरण 4 को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो 6a में से 6a गया तो 0, 9b में से 4 भी गया तो कितना बचा, 5b, 300 में से 240 घटाते हैं तो कितना बचता है, 60। दोस्तों b का मान क्या आएगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में या गुणा में, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, बटे में। 5 का भाग हमने 60 में दिया तो आंसर क्या आ गया, 12। तो हमारे पास b का मान क्या आ गया, 12। दोस्तों b का मान हमारे पास आ चुका है 12। अब b का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। माना b का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 दे रखा है 2a प्लस 3, और b के स्थान पे क्या रख देते हैं हम, 12, बराबर 100। b का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b
बी का मान रखने पर जैसे हमने बी का मान समीकरण 1 में रखा तो क्या हुआ, 2a प्लस 12 को 3 से गुणा करा, 12 दूनी 24 बढ़ती है 36 बट 100 2a। दोस्तों 36 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 100 माइनस 36, 2a 100 में से 36 गया तो कितना बचा 64, a यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो बटे में 64 बटे 2, तो आंसर क्या आ गया 32। a का मान क्या आ गया 32 और b का मान क्या आ गया 12। दोस्तों हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि a तथा b में से कौन सी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन हो गई a और छोटी संख्या कौन आ गई b, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा a। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे RS अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम कंप्लीट। दोस्तों अब नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज आप पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए या मेरी क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर करें, तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।